नमस्कार सभी को नमस्कार। कैसे हैं? मस्त हैं, दोस्त हैं। आज बात करूंगा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, मैं समझता हूँ पहले उसकी क्लासें 4-5 जो भी है वो देख लेनी चाहिए, जिससे कि पहला चैप्टर एक नोट्स के टाइप में मैंने करवा दिया है बेस्ट से बेस्ट। और आपको क्लासें वो 5 अटेंड करनी है या 4 जो भी है, क्लासें 5 अटेंड करने के बाद में ये क्लास देखोगे तो आपको एक चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि आप वो चैप्टर देखो पढ़ोगे, उसके बाद में इसका चैप्टर का लिंक है। जब इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ फर्स्ट क्लास से अंतिम क्लास तक लेनी है, और उसके बाद में एक क्लास लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी आगे के लिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सेकंड चैप्टर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड जिस भी राज्य में हो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेसिफिक है, क्योंकि उनसे उनका पैटर्न के अनुसार और किताब के बिंदुवार के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, और नोट्स टाइप पे आपको ये दिया जा रहा है। तो आप पहले मैं एक क्लास पूरी ले कुछ इसमें तथ्य जोड़ने भी है, तो पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, या फिर इसे आरंभिक राजा और अर्थव्यवस्था। भाग फर्स्ट है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, भाग फर्स्ट। चैप्टर भी फर्स्ट, भाग भी फर्स्ट, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक देखते हैं। तो इसमें जैसे कि सामान्य जानकारी की बात करूं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के बाद में आती है दूसरी सभ्यता, आती है वैदिक सभ्यता, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। तो ये कुछ जानकारी थी। उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत है, और प्रियदर्शी क्या, एक उपाधि है। तो उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। तो आपको क्या है, जैसे कि प्रिंसेप मतलब जेम्स प्रिंसेप, जो अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया में एक कार्यरत अधिकारी है, जो क्या है जो एक भारतीय अभिलेख विज्ञान में आया। उन्होंने भारतीय अभिलेख का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने जो अशोक के जो अभिलेख थे सिक्कों के रूप में मिले हैं, उसका अर्थ यानी जो उसकी लिपि थी उसके बारे में लिपि के बारे में उसका अर्थ निकाला। तो मतलब जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में क्या है, जो अशोक के अभिलेख यानी सिक्कों के रूप में मिले, और उनकी जो लिपि थी खरोष्टी और ब्राह्मी, उसका अध्ययन किया, यानी उसका अर्थ निकाला। ठीक है, वो कब निकाला? 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने। और सर्वाधिक जो अभिलेख है अशोक के, वो सिक्कों के रूप में मिले। ठीक है, सिक्कों के रूप में मिले हैं। आपको पता है आपको। और सर्वाधिक जो अभिलेख है अशोक के, सर्वाधिक अभिलेख है वो कहाँ है? और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। मतलब जो अशोक के अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए, अभिलेखों में क्या हुआ? खरोष्टी और जो ब्राह्मी लिपि है उसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। अशोक के जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि है उसका प्रयोग अभिलेखों में ज़्यादा हुआ। देखते हैं। तो और जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि सर्वाधिक जो अभिलेख है उसमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और अशोक की उपाधियों की बात करूं तो उपाधि है प्रियदर्शी, और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुख। दूसरी या फिर उसे प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब मनोहर वाला। और अशोक को क्या होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली अशोक। उसमें नाम दे रखा कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अशोक का नाम इस प्रकार से दे रखा है, अशोक। ये इस प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलता है।
तो उसमें इसकी उपाधियाँ हैं, मतलब उसमें नहीं, मतलब ये नाम दे रखा। और उपाधियों के अशोक की मैंने बता दी, प्रियदर्शी और या फिर प्रियदर्शी। अब ये था सामान्य जानकारी जेम्स प्रिंसेप के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य, यहीं से ये अशोक है, आप सभी को पता है कि ये शासक था मौर्य साम्राज्य का। तो अशोक से पहले कुछ शासक हुए, उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आपको मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो 322 ईसा पूर्व इसके संस्थापक माने गए। आगे देखते हैं तो आपको दूसरा शासक वो बिंदुसार है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। और इसे मतलब इसका इलाज है, मतलब ये एक ऐसा शासक था, जो क्या है आपको इसका जन्म है ना उस सर्जरी के द्वारा हुआ, ठीक है। प्रथम शासक था जिसका जन्म मतलब सर्जरी के द्वारा किया गया, बिंदुसार का। उसके बाद में आया सम्राट अशोक, प्रसिद्ध जो शासक हुआ मौर्य साम्राज्य का वो हुआ सम्राट अशोक, ठीक है, जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। और इस प्रकार से इतना ही डाटा है। लेकिन आगे देखते हैं कुछ शब्द आए अभिलेख। अभिलेख की बात करूं, ये विस्तृत नहीं है, शुरुआती छोर है। और आगे जैसे जैसे पाठ बढ़ेगा तो आपको विस्तृत इससे बोरा मिलेगा। आपको आगे देखता हूं अभिलेख का मतलब है किसी भी पत्थर पर या शिला पर या चट्टान पर या मिट्टी के बर्तन पर किसी शासक से संबंधित कोई कोई लेख मिल जाए, उसे ही अभिलेख कहते हैं। यानी मिट्टी मतलब किसी पत्थर पर, किसी शिला पर, किसी धातु पर या किसी भी मिट्टी के बर्तन, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेख मिल जाए उस शासक की विजयों के बारे में, उस शासक से संबंधित जो भी है, ठीक है, उसको कहते हैं अभिलेख। एक शब्द आया अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र का मतलब है अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है। अभिलेख शास्त्र का मतलब अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है, उनकी जो पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है अभिलेख शास्त्र। क्या कि अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है और अभिलेखों जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अभिलेख शास्त्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभिलेख मैंने बता दिया कि किसी पत्थर पर, किसी धातु पर, किसी चट्टान पर, किसी बर्तन के ऊपर, बर्तन मतलब मिट्टी का बर्तन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई लेख मिल जाए किसी शासक से संबंधित, तो उसे कहते हैं अभिलेख। और अभिलेखों को जो पढ़ने की जो मतलब अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है, अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाएगा उसके बाद जो पढ़ने की प्रक्रिया होगी उसे कहते हैं अभिलेख शास्त्र। तो ये था अभिलेख और अभिलेख शास्त्र के बारे में, ठीक है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो सांची का, ये मैंने नोट डाला है कि सबसे प्राचीन अभिलेख माना गया वो सांची का। वो कहाँ है? वो है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये अभिलेख के बारे में। और अब होता है महाजनपद स्टार्ट। महाजनपद 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य था उसमें 16 महाजनपद थे, ठीक है। अब महाजनपद का पहले 16 महाजनपद जानने से पूर्व महाजनपद किसे कहते हैं? तो महाजनपद से भी पहले कुछ प्रक्रिया है। जैसे कि जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, लोग। और जनपद का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है। और महाजनपद का अर्थ निकलता है, महाजनपद का मतलब 2 या 2 से अधिक जनपदों का समूह मिलकर एक विशेष क्षेत्र का निर्माण करते हैं, उसे महाजनपद कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जनपद मिलकर, 2 या 2 से अधिक जनपद मिलकर, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जनपद
मिलकर 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 जनपद मिलकर एक बड़े क्षेत्र का निर्माण या फिर बनता है, क्षेत्र बनता है या फिर इसका निर्माण किया जाता है या फिर बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं महाजनपद। यानी जन मीन्स लोग, जनपद का मतलब लोगों का समूह, और महाजनपद का मतलब होता है दो या दो से अधिक जनपद मिलकर एक बड़ा क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं, महाजनपद। ये महाजनपद काल है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना गया है, ठीक है। अब एक कुछ महाजनपद उनकी राजधानियों के बारे में देखें, और इसमें कुछ और भी डाटा जोड़ने वाला, तो वीडियो कोई पूरा देख रहा है तो उसके लिए तो फायदेमंद होने वाली है। देखें, जैसे कि आप सभी को पता है, ये टोटल कितने हैं, 16 महाजनपद में, कितने हैं, 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद है। जैसे कि आपको मगध है, मगध की बात करूं, मगध भी क्या था, एक शासक हुआ हरियंक वंश का शासक हुआ, उसका नाम था उदासीन उदयन। कौन था, उदयन इनका शासन था, ठीक है। और मगध है वो सबसे शक्तिशाली कहें, सबसे शक्तिशाली वो था ये मगध। शक्तिशाली क्यों था, इसके कुछ कारण है, और नेक्स्ट क्लास में आपको पता चले कि मगध आखिरकार क्यों। मगध ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया, इन्होंने अंक को जीता। उसके बाद में इन्होंने इस प्रकार से ही चलते रहता गया, इन्होंने सभी जो भी जनपद महाजनपद थे उन पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले इन्होंने अंक को जीता, ठीक है, सबसे पहले ये मगध था। और मगध की राजधानी का बात करूं, वो थी राजगिरे, और उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया, हो गया पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र वर्तमान में है, वो है पटना में, ठीक है। पटना में पड़ता है कौन, राजगिरे, ये पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से, और पटना भी कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो ये मगध के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पहले हरियंक वंश का शासक था उदयसिंह, उसका यहाँ पर शासन था। मगध सबसे शक्तिशाली था, मतलब महाजनपद, और इनकी राजधानी राजगृह थी, उसके बाद इसका नाम परिवर्तन पाटलिपुत्र गया, और पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है, और पटना भी कहाँ है, बिहार। तो ये इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। और ये 16 महाजनपद और ये इनकी राजधानियाँ, ये इनकी क्या है, राजधानी, ये देख रही 16 की 16 राजधानी। और तक्षशिला उस समय का एक नालंदा कहलाता था, नालंदा भारत का नालंदा शिक्षा का एकमात्र केंद्र था, ठीक है। यहाँ पर हजारों विद्यार्थियों का एक शिक्षा का केंद्र ये तक्षशिला रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके नोट टाइप मैंने लिखवा लिया है। आप अब इसका पूरी तरह से डाटा एक तरह से लिख लेना। अभिलेख की अगर मैंने बता दिया है कि किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर या मिट्टी के बर्तन पर जो भी अभिलेख मतलब किसी लेख है, किसी शासक से संबंधित मिल जाता है, उनसे उनकी विधियों से संबंधित, तो उसे कहते हैं अभिलेख। और अभिलेख शास्त्र का मतलब अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता था, उनकी पढ़ने की जो प्रक्रिया होती थी, उसे अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो अभिलेख शास्त्र और अभिलेख है, ये इनकी लिपि देखें तो ये प्राकृत और संस्कृत में भी मिली है। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने बता दिया। अगर किसी ने पूरी क्लास दी है तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट क्लासेस ले रहे हैं। 2022-23 सत्र की बात कर रहा हूँ। 2022-23 सत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए सिलेबस विस्तृत है, क्लासें पूरी अटेंड कीजिएगा। 14-15 मिनट में अगर मैंने पहले भी अवगत करा दिया, 2 घंटा तैयार करने में लग जाते हैं और इसके अलावा और भी समय लगता है। अदरवाइज ये आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप मेरे 15 मिनट आप देते हैं तो आपको बेनिफिशियल आगे भी होंगे। नोट्स टाइप जो भी बनाएगा उसका रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा। तो आप जुड़े रहिए, अंत तक जरूर कामयाब होंगे। 90+ का सपना देखा है, अगर आप सहयोग करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो अगर नए थे तो प्लीज़ चैनल को पुनः कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और
अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उनको फ़ायदा भी हो सके। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सेकंड भाग लेकर। पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो उसके पांचों भाग है वो भी मैंने दे रखे हैं। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप पांचों सीधा देख रहे हैं, पांचों भाग या छठा भाग देख रहे हैं पॉलिटिकल का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। उसके चारों 5 वीडियो जो भी है वो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पॉलिटिकल का कर सकते हैं। और हिस्ट्री का मैंने वो हिस्ट्री के भी 4 से 5 भाग बनाए हैं, उसका भी पहला चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।